हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेंटोरा जेई चैनल पर। और आज हम लोग करने वाले हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स। एरोमेटिक कंपाउंड्स आपका आज हम लोग करेंगे थ्योरी। आज हम लोग थ्योरी करेंगे। और अगर टाइम बचता है, अगर ये वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होती है, तो हम लोग इसके कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है दोस्तों। आप जैसा देख सकते हो, मेरा नाम प्रणय कुमार है और मैं आईआईटी दिल्ली से हूँ। सो ज़्यादा वक्त नहीं बर्बाद करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि एरोमेटिक कंपाउंड्स की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। एरोमेटिक कंपाउंड्स की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। यह इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि जेई मेंस में भी इससे काफ़ी सवाल आ जाते हैं, जेई एडवांस में भी इससे काफ़ी ज़्यादा सवाल आ जाते हैं। और ये सब इस चैप्टर से सवाल तो आते ही आते हैं। इसके कुछ रिएक्शन मैकेनिज्म भी हैं जो भी इंपॉर्टेंट भी है। और ये आपके कार्बोनिल कंपाउंड्स, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड और तो और ये आपके बायोमोलिक्यूल्स में भी काम आता है, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी काम आता है। ओवरऑल ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यह जान तो नहीं है क्योंकि जान तो कार्बोनिल कंपाउंड्स है, लेकिन ये जान से कम भी नहीं है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप तक अच्छी नहीं कह सकते हो अपनी, जब तक आपको एरोमेटिक कंपाउंड्स ढंग से नहीं आता है। एरोमेटिक कंपाउंड्स काफी इंपॉर्टेंट है। देख लीजिए, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं। और ये आपका बेंजीन है। बेंजीन माता की जय बोलते हुए शुरू करते हैं बच्चों। बेंजीन हमारी माता है और हमें अभी तक कुछ नहीं आता है। तो चलिए, मैं मानता हूँ आपको कुछ नहीं आता है, लेकिन मैं ये भी आप जान लीजिए कि इस वीडियो के बाद आप ये कहेंगे कि बेंजीन हमारी माता है और सर ने हमको सब कुछ सिखा दिया है। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। सो देखिए, क्या देखिए बच्चों, तो एरोमेटिक कंपाउंड्स देखिए। एरोमेटिक कंपाउंड्स में आपको इंट्रोडक्शन दे रखा है कि ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इजीली क्लासिक all organic compounds classify into two broad classes: aliphatic compounds and aromatic compounds. आपके तो कुछ चेन वाले कंपाउंड्स हो जाएंगे जिसमें आपके चेन होंगे, एंड कुछ आपके साइक्लिक कंपाउंड्स होंगे जो उसमें आपके एरोमेटिक भी हो सकते हैं। साइक्लिक कंपाउंड्स का एक सबसेट होता है एरोमेटिक कंपाउंड्स। और एरोमेटिक कंपाउंड्स आर दोज दैट रिजेंबल विद बेंजीन इन केमिकल बिहेवियर। एरोमेटिक कंपाउंड्स वो है जो बेंजीन की तरह बिहेव करते हैं, मतलब बेंजीन की तरह इनके पास 4n प्लस 2 इलेक्ट्रॉन रूल होगा, हकल रूल होगा, प्लस ये प्लेनार होंगे, मतलब एक ही प्लेन में होंगे। प्लस इनके जो होंगे कॉन्टिन्यूअस कॉन्जुगेशन होगा, कॉन्टिन्यूअस रेजोनेंस होगा। इसमें रेजोनेंस होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इस तरीके से ये रेजोनेंस करता है। और आपके कुछ देवार्स बेंजीन, ये है केकुले बेंजीन स्ट्रक्चर है। ये एक्चुअली स्ट्रक्चर दिया था, केकुले ने क्या स्ट्रक्चर दिया, देवार ने क्या स्ट्रक्चर दिया। एक प्रिज्म लाइक स्ट्रक्चर भी है, प्रपोज बाय अल्बर्ट लेडेनबर्ग। सबसे ज्यादा जो आपकी स्ट्रक्चर यूज होती है, दैट इज केकुले बेंजीन। बेंजीन जो है मोस्टली केकुले स्ट्रक्चर से ही रिप्रेजेंट करता है, किया जाता है। और हकल्स रूल क्या कहता है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 4n+2 इलेक्ट्रॉन, 4n। ध्यान से देखिएगा बच्चों, 4n+2 इलेक्ट्रॉन जो भी ये इस रूल को फॉलो करेगा, किस रूल को फॉलो करेगा बच्चों? सो फॉलो करेगा ये 4n+2 इलेक्ट्रॉन। क्या फॉलो करेगा? 4n+2 इलेक्ट्रॉन्स, ये रूल को फॉलो करेगा। मतलब 2 इलेक्ट्रॉन जिसमें होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन जिसमें होंगे, इसमें अगर आप 2 और डाल दिए तो 10 इलेक्ट्रॉन जिसमें होंगे, 14 इलेक्ट्रॉन जिसमें होंगे, ये सारे के सारे एरोमेटिक कंपाउंड्स होंगे। एरोमेटिक कंपाउंड्स होने के बस ये तो एक फैक्टर, एक और फैक्टर है कि प्लेनार भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तो प्लेनार भी होना चाहिए। कॉन्टिन्यूअस कंजुगेशन भी होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस कॉन्जुगेशन भी होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस कंजुगेशन भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चों? तो कॉन्टिन्यूअस कॉन्जुगेशन होना चाहिए। कॉन्टिन्यूअस कॉन्जुगेशन क्या है? जैसे कि बेंजीन है, आपका एक बेंजीन है, बेंजीन में आपने एक स्ट्रक्चर बना दिया, तो ये बेंजीन का एक पाई बॉन्ड इधर जाएगा, एक पाई बॉन्ड इधर जाएगा, एक पाई बॉन्ड इधर जाएगा, और ये आपका एक और स्ट्रक्चर बना देगा जो कि स्ट्रक्चर आपका इस तरीके का होगा। ये स्ट्रक्चर आपका बन जाता है। तो ये दो जो है, ये इसके क्या है? एरोमेटिक, ये क्या है? रेजोनेंस करके ये आपके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। ये एक स्ट्रक्चर हो गया रेजोनेंस का, ये एक स्ट्रक्चर हो गया, और दोनों ही इमेजिनरी स्ट्रक्चर हैं। दोनों ही क्या बच्चों हैं? स्ट्रक्चर हैं। तो दोनों ही इमेजिनरी स्ट्रक्चर हैं, दोनों ही इमेजिनरी स्ट्रक्चर हैं, क्योंकि एक्चुअल स्ट्रक्चर तो कोई और तरीके से दिखता है। एक्चुअल स्ट्रक्चर आपका इस तरीके का होता है। एक्चुअल स्ट्रक्चर किस तरीके का होता है? तो ये हो गया बेंजीन, हो गया बच्चों। ये क्या होता है ना, ये सब पे ही 1.5 बॉन्ड होता है। सब पे क्या होता है बच्चों? तो 1.5 बॉन्ड होता है, 1.5 बॉन्ड होता है। और ये क्या कर रहा होता है? बेंजीन कर रहा होता है कॉन्टिन्यूस। इसमें इलेक्ट्रॉन जो है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन है, इसमें जो 6 इलेक्ट्रॉन्स, जो 3 पाई बॉन्ड्स है, जो 3 क्या है? पाई बॉन्ड्स है। 3 क्या है? पाई बॉन्ड्स है। 6 इलेक्ट्रॉन्स है।
ये कॉन्टिन्यूअस ये आपके घूम रहा है, और घूम रहा है चाहे वो क्लॉकवाइज भी घूम सकता है, क्लॉकवाइज भी घूम सकता है, या एंटी क्लॉकवाइज भी घूम सकता है, इसकी अपनी मर्जी है। चाहे आप सामने से देखोगे तो क्लॉकवाइज लगेगा, और पीछे से देखोगे तो एंटी क्लॉकवाइज लगेगा। सो इसका जो एक्चुअल स्ट्रक्चर जो होता है वो इस तरीके का बनता है। ये आपका ये बेंजीन है जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है, और इसे कहते हैं रियल स्ट्रक्चर। इसे कहते हैं क्या बच्चों? तो ये रियल स्ट्रक्चर है बेंजीन का। बेंजीन के बाद आपका नैप्थलीन भी आ जाता है। बेंजीन के बाद आपका क्या आ जाता है बच्चों? तो नैप्थलीन आ जाता है। सो इसमें आप देखोगे तो इसमें आप क्या देखोगे कि ये 10 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो कर रहा होगा। क्यों क्यों कर रहा होगा 10 इलेक्ट्रॉन रूल? तो देखिए बच्चों, यहाँ पर आपका ये 3 पाई बॉन्ड्स आ जाएंगे, और यहाँ पे आपके 2 पाई बॉन्ड आ जाएंगे। तो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन होगा, और इसमें 4 इलेक्ट्रॉन होगा। सो ये 10 इलेक्ट्रॉन हो गया, और ये भी एरोमेटिक है। तो जैसा कि हमने अभी तक देखा कि एरोमेटिक कंपाउंड्स किस तरीके के होते हैं, कैसे होते हैं, क्या होते हैं, हकल्स रूल क्या होता है। सो इसका स्टेटमेंट एक बार ढंग से पढ़ लेते हैं हम लोग कि एन एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या बच्चों? सो एक एरोमेटिक कंपाउंड है, एक एन एरोमेटिक कंपाउंड मस्ट हैव साइक्लिक क्लाउड्स ऑफ delocalized 4n plus 2 pi electrons above and below द प्लेन ऑफ मॉलिक्यूल। या तो प्लेन के ऊपर ऊपर पाई बॉन्ड हो सकता है, या प्लेन के नीचे हो सकता है। ये आपका प्लेन है, ये मॉलिक्यूल का प्लेन है, तो इसके ऊपर 3 पाई बॉन्ड्स हो सकते हैं, 5 पाई बॉन्ड्स हो सकते हैं, 7 पाई बॉन्ड्स हो सकते हैं। और ये क्या करते हैं? कॉन्टिन्यूस कॉन्जुगेशन करते हैं, और डीलोकलाइज होते हैं। लोकलाइज नहीं होते, लोकलाइज होने का चांस ही नहीं बनता। अगर लोकलाइज हो जाएगा तो ये अनस्टेबल हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा तो एरोमेटिक की जो सबसे बेसिक चीज है कि एरोमेटिक कंपाउंड्स आर द मोस्ट स्टेबल कंपाउंड्स, सो वो चीज ही आपकी खत्म हो जाएगी। सो वैसे भी ये जो थियोरीज है ये प्रॉपरली करेक्ट नहीं है, लेकिन आप जेई एडवांस लेवल तक आप इस चीज को करेक्ट मानकर चल सकते हो। सो अगर आप आगे देखोगे तो इन अदर वर्ड्स, अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो कंपाउंड विच इज साइक्लिक, जो वो कंपाउंड जो साइक्लिक है और प्लेनार भी हैं, और having complete cyclic delocalization of 2, 6 and 10 pi electrons. So complete cyclic delocalization है किस चीज के? चाहे वो 2 pi electrons की delocalization हो, 6 pi electrons की delocalization हो, या फिर 10 pi electrons की delocalization हो। सो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम एरोमेटिक कंपाउंड्स कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम एरोमेटिक कंपाउंड्स कहते हैं। अकॉर्डिंग टू किस चीज के अनुसार? तो हकल रूल के अनुसार। किस चीज के अनुसार? तो हकल्स रूल के अनुसार। किस चीज के अनुसार? तो हकल रूल्स के अनुसार। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। सो ये हकल रूल है। सो फॉलोइंग 3 रूल्स, सो नीचे दिए गए 3 रूल्स, द फॉलोइंग 3 रूल्स आर यूजफुल इन प्रिडिक्टिंग वेदर अ पर्टिकुलर कंपाउंड इज एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक। सो जो नीचे दिए गए जो 3 रूल हैं आपके, जो ये देखिए, ये आपके पहला रूल हो गया, ये आपका पहला रूल हो गया, ये आपका दूसरा रूल हो गया, ये आपका तीसरा रूल हो गया। सो एरोमेटिक कंपाउंड्स आर साइक्लिक एंड प्लेनार। तो सबसे पहला रूल तो आपका ये हो गया कि एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? साइक्लिक होते हैं और प्लेनार होते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड्स का सबसे पहले जो रूल है कि आपको साइक्लिक होना ही पड़ेगा, और आपको प्लेनार भी होना पड़ेगा। और ईच एटम, जो सबको जो एटम है इन एन एरोमेटिक कंपाउंड्स इज sp2 और sp हाइब्रिडाइज्ड। सो जो एक हर एक एटम है, या तो sp2 हाइब्रिडाइज हो सकता है, या वो sp हाइब्रिडाइज हो सकता है। मतलब sp3 तो होने का चांस ही नहीं बनता, sp3 नहीं हो सकता वो। सो या तो sp2 होगा या sp हाइब्रिडाइज्ड होगा। और जो साइक्लिक पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होंगे, जो साइक्लिक पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे फॉर्म्ड बाय ओवरलैप p ऑर्बिटल्स। द साइक्लिक देखिएगा बच्चों, ध्यान से देखिएगा। द साइक्लिक pi molecular orbital formed by overlap of p orbitals must contain, क्या क्या रखता है ये? must contain 4n plus 2 pi electrons, 4n plus 2 pi electrons। सो ये आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। सो जो साइक्लिक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसमें या तो 2 इलेक्ट्रॉन होगा, या तो 6 इलेक्ट्रॉन होगा, या तो 10 इलेक्ट्रॉन होगा, या तो 14 इलेक्ट्रॉन होगा। किस चीज में होगा? तो पाई बॉन्डिंग के फॉर्म में होगा। पाई बॉन्ड कैसी होगी? तो वो डीलोकलाइज्ड होगी, वो लोकलाइज नहीं हो सकती। सो इसका मतलब आपके जो जो रूल्स हैं ये है कि एरोमेटिक कंपाउंड्स जो साइक्लिक होंगे, सबसे पहली बात वो साइक्लिक होंगे, सारे के सारे एटम्स या तो sp2 हाइब्रिडाइज होंगे या sp हाइब्रिडाइज होंगे। जो तीसरी बात ये है कि तीसरी बात आपका यह कहता है कि जो उसमें पाई बॉन्ड्स होंगे, जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसमें या तो 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, या 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, या 10 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, या 14 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। इसका मतलब ये है या तो 1 पाई बॉन्ड हो सकता है, या 3 पाई बॉन्ड हो सकता है, या 5 पाई बॉन्ड हो सकता है, या 7 पाई बॉन्ड हो सकता है। इसी तरह 9 पाई बॉन्ड भी हो सकता है, 11 पाई बॉन्ड्स भी हो सकता है। हम लोग बड़े स्ट्रक्चर भी बनाएंगे जिसमें 11, 13, 15, 17 पाई बॉन्ड्स भी हम देखेंगे। सो एरोमेटिक कंपाउंड्स में इस तरीके से हो सकता है। सो ये हकल रूल भी आपको समझ में आ गया, आपको एरोमेटिक कंपाउंड्स भी समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं क्या है। सो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन। सो बच्चों देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स। सो एरोमेटिक कंपाउंड्स की क्या कैरेक्टर है, क्या वो कैरेक्टर शो करता है रिएक्शन में? तो एरोमेटिक कंपाउंड्स जो मोस्टली प्रेफर करते हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन प्रेफर करते हैं। तो जो
एरोमेटिक कंपाउंड्स है। आपके एरोमेटिक जो कंपाउंड्स है वो सब्स्टिट्यूशन प्रेफर करते हैं। वो किस तरह की सब्स्टिट्यूशन प्रेफर करते हैं? तो देखिए बच्चों, आपकी ये बेंजीन है, बेंजीन है बच्चों। सो इसमें क्या होता है ना, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा होता है, 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 और यहाँ पे भी हाइड्रोजन लगा होता है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन लगा होता है, और ये सब कार्बन होते हैं। क्या होते हैं बच्चा? तो सब कुछ कार्बन होते हैं। सो ये C6H6 है, और इसमें हम लोग क्या करते हैं ना, इसमें हम लोग सल्फोनेशन करवा देते हैं, सल्फोनेशन करवा देते हैं। सल्फोनेशन कह लीजिए या फिर हाइड्रेशन कह दीजिए, हाइड्रेशन भी आप करवा सकते हो। बहुत सारी क्लोरिनेशन भी आप करवा सकते हो, क्लोरिनेशन भी करा सकते हो। सारी स्ट्रक्चर्स, हम सारी रिएक्शंस देखेंगे। तो इसमें क्या करते हैं ना बच्चों, इसमें क्या करते हैं हम लोग इसमें ये कंपाउंड, इसमें आपका हाइड्रोजन है, इसमें आपके यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, तो हर जगह पे हाइड्रोजन दिख रहे हैं। तो एक हाइड्रोजन को हटाकर हम लोग या तो क्लोरीन लगा लेंगे, या हाइड्रोक्सी लगा लेंगे, या OH लगा लेंगे, या SO3H लगा लेंगे। क्या लगा लेंगे बच्चों? तो SO3 से लगा लेंगे, या तो NO2 लगा लेंगे। कुछ ना कुछ हम लोग क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे, और ये ऐसे सब्स्टिट्यूशन होगी जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी। क्यों हो गया? क्योंकि ये Cl माइनस अटैक कर रहा होगा। क्यों हो गया? क्योंकि ये OH माइनस अटैक कर रहा होगा। क्यों हो गया? क्योंकि ये SO3H माइनस अटैक कर रहा होगा। क्यों होगी? क्योंकि क्या ये माइनस अटैक कर रहा? नहीं, इस तरीके से नहीं अटैक करेगा। एक्चुअली देखिए, जो इसमें क्या होगा ना, इलेक्ट्रोफिलिक कहते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक जो इलेक्ट्रॉन लवर देखने से तो ये लगता है कि Cl माइनस अटैक कर रहा हो, नहीं ऐसा नहीं है। Cl प्लस अटैक कर रहा हो, OH प्लस अटैक कर रहा हो, SO3H प्लस अटैक कर रहा हो, NO2 प्लस अटैक कर रहा हो। और ये क्या कर रहे हैं? ये होगा पॉजिटिव चार्ज, ये होंगे पॉजिटिव चार्ज। क्या होंगे बच्चों? तो ये होंगे पॉजिटिव चार्ज। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे आपके पाई बॉन्ड्स है, तो क्या पाई बॉन्ड्स इसका अटैक कर देंगे? हाँ भाई, हाँ बच्चों अटैक कर देंगे। हाँ सर, अटैक कर देंगे। सो अटैक कर देंगे तो क्या यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बनेगा? हाँ सर, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा। और कुछ कुछ रिएक्शंस के बाद, कुछ कुछ स्टेप्स के बाद, ये RDS स्टेप के बाद, कुछ कुछ स्टेप के बाद आपका या तो स्ट्रक्चर यहाँ पे Cl आ गया हो, यहाँ पे OH आ गया हो, यहाँ पे SO3H आ गया होगा। इसी तरह से ये स्ट्रक्चर बन रहा होगा। सो चलिए बच्चों आगे देखते हैं। सो आगे क्या देखेंगे? आगे देखिए कि आगे क्या देखिए कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, aromatic compounds prefer electrophilic substitution rather than electrophilic addition reaction। या ये नहीं चाहते एरोमेटिक कंपाउंड्स सब्स्टिट्यूशन को रेफर मतलब ज्यादा प्रेफर करते हैं, एडिशन को कम प्रेफर करते हैं। एडिशन को कम इसलिए प्रेफर करते हैं कि ये क्या है ना, प्लेनार स्ट्रक्चर, और इनकी जो प्लेनारिटी है वो खत्म हो सकती है, खतरे में आ सकती है अगर ये कुछ एडिशन कर लेंगे। देखिए अगर यहाँ पे हाइड्रोजन, देखिए अब ध्यान से देखिए, या ये मैंने बेंजीन बना दिया, ये मैंने क्या कर दिया, बेंजीन बना दिया। अगर ये बेंजीन है, ये बेंजीन है, और यहाँ पे हाइड्रोजन है, अब मैं यहाँ पे आकर अगर मैं SO3H भी जोड़ दूंगा तो क्या इसकी प्लेनरिटी ये खत्म नहीं हो जाएगी? क्या ये sp3 हाइब्रिडाइज नहीं हो जाएगा? तो क्या ये एरोमेटिक रह जाएगा? नहीं रह जाएगा। तो बच्चों अगर आप क्या फर्क पड़ता है? एरोमेटिक कंपाउंड नॉन एरोमेटिक बन जाएगा? बच्चों फर्क पड़ता है। एरोमेटिक कंपाउंड नॉन एरोमेटिक तो बन जाएगा, हमें तो बस यही लग रहा है कि आगे में नॉन लग गया, क्या एलिफेटिक हो जाएगा। लेकिन क्या है ना कि इसमें क्या है ना, इससे इस तरफ जाने में आपको बहुत सारी एनर्जी चाहिए, और ये क्या है ना, अनस्टेबल स्टेट हो जाता है। एरोमेटिक कंपाउंड बहुत ही स्टेबल कंपाउंड्स होते हैं, और कोई भी आदमी, कोई भी औरत, कोई भी आदमी, कोई भी बच्चा, कोई भी जानवर, कोई भी पक्षी इस दुनिया में अनस्टेबिलिटी नहीं चाहता। हर आदमी स्टेबिलिटी चाहता है अपने लाइफ में। हर आदमी चाहता है कि वो स्टेबल रहे, हर आदमी चाहता है कि उसकी लाइफ स्मूथ चले। सो कंपाउंड क्यों चाहेगा कि उसकी लाइफ स्मूथ ना रहे? सो देखिए बच्चों, इसलिए ये एडिशन रिएक्शन नहीं करना चाहता, ये एडिशन रिएक्शन नहीं करना चाहता। इसका कारण है, ये एडिशन रिएक्शन को अवॉइड करने का इसका कारण है, ये सब्स्टिट्यूशन ही करेगा, ये एडिशन रिएक्शन बहुत कम करेगा, एडिशन करने की कोशिश भी नहीं करेगा, हिम्मत ही नहीं कर सकता एडिशन करने की। क्योंकि अगर इसने एडिशन करा तो sp2c sp3 हो जाएगा, और sp3 हो जाएगा तो ये एलिफेटिक कंपाउंड हो जाएगा। एलिफेटिक कंपाउंड हो गया, ये एरोमेटिक नहीं रहा, ये एलिफेटिक कंपाउंड हो गया, तो ये अपनी स्टेबिलिटी लूज करता है। भले ही साइक्लिक रहेगा लेकिन ये एलिफेटिक हो जाएगा। और एरोमेटिक की रिएक्शन से हम लोग सिर्फ और सिर्फ एरोमेटिक ही बनाते हैं। क्यों ऐसा हम लोग क्यों करते हैं? क्योंकि एरोमेटिक हमेशा स्टेबल होता है। चलिए बच्चों अब आगे देखते हैं। आगे क्या देखते हैं कि इन एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, कौन सा सब्स्टिट्यूशन? इन इलेक्ट्रोफिलिक, इन एरोमेटिक, इन एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। सो कौन सा सब्स्टिट्यूशन? इन एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेंजीन रिंग सर्व एज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो जैसा कि हमने यहां तक देखा, जैसा कि आपने यहां तक स्टोरी देखा, जो मैंने आपको ये कहानी बताई है कि ये क्या होता है, क्यों होता है, किस लिए होता है, तो ये इसलिए होता है क्योंकि बेंजीन के पास इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड है। बेंजीन के पास 3 पाई इलेक्ट्रॉन्स जो है, जो उसके अंदर घूम रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन रिच है। और वो इलेक्ट्रॉन रिच है, जिसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी रखते हैं। अगर वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी रखते हैं तो वो जो बेंजीन रिंग है वो सर्व करते हैं। किस तरीके से सर्व करते हैं बच्चों? तो वो इस तरीके से सर्व करते हैं कि ये एक सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये क्या है? सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है।
दैट इज एज अ बेस और अ न्यूक्लियोफाइल। या तो ये एक बेस की तरह एक्ट करेंगे, या तो ये एक बेस की तरह एक्ट करेंगे, बेस की तरह एक्ट करेंगे, या एक न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेंगे। क्या क्या एक्ट करेंगे? न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेंगे, न्यूक्लियस लवर की तरह एक्ट करेंगे। सो आगे देखते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। सो आगे आपको क्या कहता है? इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन जो है इंक्लूड्स करता है वैरायटी ऑफ रिएक्शंस, जिसमें बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं। हेलोजिनेशन हो जाता है, आपके नाइट्रेशन हो जाते हैं, आपके सल्फोनेशन हो जाता है, आपके फिडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन हो जाते हैं, आपके एसाइलेशन हो जाते हैं, आपके एसाइलेशन भी हो जाते हैं। बट रिएक्शंस लाइक नाइट्रोजेशन एंड डाईआइसो कपलिंग अंडरगोज ओनली बाय रिंग्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी। ये नाइट्रेशन हो गया, जैसे नाइट्रेशन हो गया, NO2+ आपको डालना है, तो जो बहुत ही ज्यादा हाईली रिएक्टिव एरोमेटिक कंपाउंड होगा ना, जो चार्ज्ड होगा, जिसपे मतलब इलेक्ट्रॉन और डोनेट करने वाले ग्रुप लगे होंगे, और मतलब जैसे मान लीजिए आपके बेंजीन, आपको मैं एग्जांपल के साथ बताता हूँ, ध्यान से देखिए। आपकी ये बेंजीन है, ठीक है, अब ये आपकी बेंजीन है। सो अगर इफ सपोज मैंने इस पे Cl2 लगा दिया, इसमें मैंने NH2 लगा दिया, इस पे मैंने क्या लगा दिया, आप कुछ भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिक ग्रुप बता दो। सो मैंने वो ग्रुप्स लगा दिया, तो इसका मतलब क्या है? ये चार्ज हो गया, इसके ऊपर और ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच हो चुका। अगर ये और ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच हो चुका है ना, तो जैसे कि NO2+ जैसी चीजें हो गई, जैसे डाईआइसो कपलिंग रिएक्शन हो गया, डाईआइसो हम लोग पढ़ेंगे, डाईआइसो कपलिंग रिएक्शन हम लोग आगे पढ़ेंगे, डाईआइसो कपलिंग रिएक्शन हो गया। इन सब रिएक्शन को ये परफॉर्म करेगा, लेकिन नॉर्मल बेंजीन नहीं कर पाएगा। क्या नहीं कर पाएगा? नॉर्मल बेंजीन आपका नहीं कर पाएगा। नॉर्मल बेंजीन करने में ही इसकी पसीने छूट जाएंगे। क्यों छूट जाएंगे? क्योंकि इतना इलेक्ट्रॉन रिच नहीं है। इलेक्ट्रॉन रिच तो है, यह बेसिक भी है, ये न्यूक्लियोफाइल भी है, लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल नहीं है। ये सिर्फ अपने एक एक्सटेंट, जितनी चादर उतनी ही पैर फैलाएगा, ये उतना ही पैर फैला सकता है जितनी लंबी इसकी चादर है। ये अपनी औकात से बाहर नहीं जा सकता, और इसकी कुछ औकात, बेंजीन की एक औकात है, और बेंजीन की औकात को हमें बढ़ाना है, तो हमें बड़े लोगों की साथ चाहिए। हमें क्लोरीन जैसे बड़े लोग, NH2 जैसे बड़े लोगों की साथ चाहिए। जब तक बड़े लोगों का हाथ सर पे ना हो, तब तक बेंजीन जो है रिएक्ट नहीं करेगा, अपनी औकात से बाहर नहीं जाएगा। औकात से बाहर जाएगा तो बेंजीन पिटेगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे आप आ जाइए, फिनॉल पे आ जाइए। किस पे आ जाइए बच्चों? तो फिनॉल पे आ जाइए। फिनॉल क्या होता है? फिनॉल कुछ भी नहीं होता है सर। फिनॉल होता है, फिनॉल, ये बेंजीन लगा दिया, इसके ऊपर मैंने वॉश लगा दिया, ये आपका हो गया फिनॉल। इसको हम क्या कहते हैं? फिनॉल कहते हैं। ये कॉमन नेम है फिनॉल, ये कॉमन नेम है फिनॉल। ये IUPAC नेम नहीं है। इसका IUPAC नेम क्या, आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, इसका IUPAC नेम क्या है। आगे देखिए बच्चों, फिनॉल, फिनॉल को हम क्या कहते हैं? कार्बोलिक एसिड भी कहते हैं। ये ये थोड़ा एसिडिक प्रॉपर्टी भी दिखा देता है। जैसे अगर आपने इसमें OH- बेस डाल दिया, तो इसका हाइड्रोजन कैप्चर कर लेगा, और ये इस तरीके से ये घूमता हुआ मिलेगा, O- के स्ट्रक्चर में आपको घूमता हुआ मिलेगा। तो इसे हम कार्बोलिक एसिड भी कहते हैं, इसे हम कार्बोलिक एसिड भी कह देते हैं, कार्बोलिक एसिड भी हो जाता है बच्चों। आगे देखिएगा, आगे क्या देखें, आगे क्या देखें सर? फिनॉल ऑल्सो नोन एज कार्बोलिक एसिड। वह फिनॉल एक ऐसा कंपाउंड है जिसे हम कार्बोलिक, ऐसा एरोमेटिक कंपाउंड, जिसे हम कार्बोलिक एसिड भी कहते हैं, और ये अल्कोहलिक है। ये अल्कोहलिक है, इसमें अल्कोहल है। बेंजीन पे हम जब अल्कोहल लगा देते, तो अल्कोहलिक बेंजीन को हम फिनॉल कहते हैं। मजाक की बात कर रहा है, अल्कोहलिक नहीं है। लेकिन ये फिनॉल है जिसमें अल्कोहल लगा हुआ है, जिसमें OH ग्रुप लगा हुआ है, जिसे हम फिनॉल कहते हैं। वॉज फर्स्ट आइसोलेटेड, जो सबसे पहले जो आइसोलेट हुआ था 19th सेंचुरी में। हिस्ट्री की बातें हैं, अलग बातें हैं। आजकल क्या है, जो फिनॉल जो है ना, कमर्शियली प्रोड्यूस होता है सिंथेटिकली। ये ये पहले तो ये जो पहले जो आइसोलेट हुआ था, वो कोल्टर से हुआ था, और आजकल सिंथेटिकली बन जाता है, इंडस्ट्रीज में बनता है, हाई हाई मात्रा में बनता है। और इन लेबोरेटरी फिनॉल्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम बेंजीन डेरिवेटिव्स। ये फिनॉल हो जाएगा, इसे हम ऑर्थोक्रिसॉल कहते हैं। अगर लेट सपोज बच्चों देखिए बच्चों, ध्यान से देखिए, क्या देखिए बच्चों, तो ध्यान से देखिए आप। आपको क्या ध्यान से देखना है बच्चों? आपको यह चीज ध्यान से देखना है कि ये आपका फिनॉल है, ये आपका सबसे पहले तो बेंजीन है, इसके ऊपर मैंने OH लगा दिया तो ये फिनॉल हो गया, इसके ऊपर मैंने CH3 लगा दिया तो ये क्रीसॉल हो गया, और ये क्रीसॉल हो गया। और ये किस टाइप का क्रीसॉल हो गया? ऑर्थो हो गया। अगर मैंने मेटा वाले पोजीशन पे लगा दिया तो मेटा क्रीसॉल हो जाएगा, मैं पैरा पे लगा दिया तो पैरा क्रीसॉल हो जाएगा। इस तरीके से इसकी नेमिंग होती है। मेटा क्रीसॉल, 3 मिथाइल फिनॉल, 2 मिथाइल फिनॉल, 2 मिथाइल फिनॉल, IUPAC नेम। अच्छा, कॉमन नेम और IUPAC नेम फिनॉल का फिनॉल ही होता है बच्चों। चलिए, मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, यहाँ पे लिखा हुआ था। कमेंट सेक्शन बताने का कोई फायदा नहीं है। तब भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि हाँ सर, मुझे पहले से पता था, आपकी बताने से पहले से हमें पता था सर। चलिए अब आगे देखते हैं। 2 मिथाइल फिनॉल, 3 मिथाइल फिनॉल हम मेटाक्रिसॉल को कहते हैं, 4 मिथाइल फिनॉल हम लोग पैराक्रिसॉल को कहते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सो 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 जाते हैं सर, सो इतना बोल रहे हो तो ठीक है बच्चों। आगे देखिए, अगर अगर एक ही बेंजीन है, एक ही बेंजीन पे अगर 2 अल्कोहल लगा हो तो क्या होगा? अगर 2 अल्कोहल लगा हो, अगर
मेटा पोजीशन पे लगा हो, पैरा पोजीशन पे लगा हो, ऑर्थो पोजीशन पे लगा हो, तो आप इसको क्या कहो? इसका आप क्या नेम रखोगे सर? आप इसका क्या नामकरण क्या करोगे? नामकरण कहते हैं क्या? नामकरण कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो देखिए, हम इसे कैटेकॉल कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कैटेकॉल कहते हैं। सो इस कंपाउंड को हम कैटेकॉल कहते हैं। इसे हम कैटेकॉल कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? तो इसे हम रिसोर्सिनॉल कहते हैं। अगर दो है और एक है मेटा पोजीशन पे, एक है पैरा पोजीशन पे, इसे हम रिसोर्सिनॉल कहते हैं। और इसे हम जो एक है मेटा पोजीशन पे, ठीक है, ये मेटा वाली को हम रिसोर्सिनॉल कहते हैं, इसे बेंजीन 1,3 डायोल कहते हैं, इसे हम कैटेकॉल को बेंजीन 1,2 डायोल कहते हैं। एंड जो पैरा पोजीशन पे होंगे, जो आमने सामने होंगे, इसे हम हाइड्रोक्विनोन कहते हैं। उसे हम हाइड्रोक्विनोन कहते हैं या फिर क्यूनॉल कहते हैं। हाइड्रोक्विनोन या फिर हाइड्रोक्विनोल कहते हैं। हाइड्रोक्विनोन या फिर हम लोग या फिर क्यूनॉल कहते हैं, या फिर हम लोग क्यूनॉल कहते हैं। तो क्यूनॉल भाई, क्यूनॉल, ऐसे नाल ना कर क्यूनॉल, नाल ना कर क्यूनॉल, नॉल हो भाई तुम, क्यों नॉल हो। आप इस तरीके से याद रख सकते हो, क्यों नॉल हो, आमने सामने क्यों हो, क्यों नॉल हो, या फिर हाइड्रो क्यों नॉन हो, या फिर तुम रिसोर्सिनॉल हो, तो तुम रिसोर्सिनॉल क्यों हो? क्योंकि तुम मेटा पोजीशन पे हो, और क्योंकि तुम ऑर्थो पोजीशन पे, इसलिए तुम कैटेकॉल हो। तुम कैट की तरह आसपास घूमते रहते हो, इसलिए तुम कैटेकॉल हो। प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, सो हम प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल भी कर सकते हैं सर। किस तरीके से कर सकते हैं? देखिए इस, तो यहाँ पे ये जो बेंजीन है, ये इसे क्या कहते हैं? सल्फोबेंजीन। तो ये भी एक कंपाउंड है जिसमें अगर आप NaOH डाल दो, फ्यूजन कर दो, तो ये ONA कर देंगे और HCl बन जाएगा। तो ये एक प्रोसेस है जिसमें आप प्रिपरेशन कर सकते हो। एक और प्रोसेस है, ये डाइआइसोबेंजीन है, इसे हम डाइआइसोबेंजीन कहते हैं। और इसमें अगर आप H2OH डाल दोगे, H2 और हीट कर दोगे, तो आपकी एक फिनॉल बन जाएगी। अगर आप सोडा लाइम रिएक्शन हो जाता है, आपका सोडा लाइम रिएक्शन क्या होता है? ये Na है और ये इससे क्या होता है? CO2 बाहर आ जाएगा, CO2 बाहर आ जाएगा और ये फिनॉल बन जाएगा, फिनॉल प्लस CO2 बन जाएगा। और फिर आगे देखिए सर, क्या देखते हैं? ये ग्रिग्नार रिएजेंट है। ग्रिग्नार रिएजेंट का भी जल्दी एक वीडियो आएगा, या फिर शायद आने वाले किसी चैप्टर्स में हम आपको पढ़ा देंगे ग्रिग्नार रिएजेंट। और ग्रिग्नार रिएजेंट जो है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ग्रिग्नार्ड एक साइंटिस्ट थे, ग्रिग्नार्ड, नोबेल प्राइज मिला है इन्हें, और नोबेल प्राइज मिलने का कारण ही यही चीज है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट देखिए बच्चों, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट देखिए, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है बच्चों, और इसके ऊपर हमने O2 और H3O प्लस लगा दिया, तो ये फिनॉल बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा बच्चों? तो ये फिनॉल बन जाएगा। तो आगे देखते हैं, अगर हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर है और हाई टेम्परेचर है और KOH है, हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर है एंड KOH है, और अगर आप ऐसे करते हो तो OKNHCl आपके बन जाते हैं, PHOH बन जाती है। क्या बन जाती है बच्चों? तो आपकी फिनॉल PHOH बन जाती है, PHOH बन जाती है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। सो ये था इसके प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, इसे आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। आगे बढ़ते हैं बच्चों, मैकेनिज्म, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड पेरोक्साइड मेथड। सो इस चीज को हम लोग क्यूमीन कहते हैं। किस चीज को हम लोग क्यूमीन कहते हैं? तो इस चीज को हम लोग क्यूमीन कहते हैं, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। सो क्यूमीन का क्या होता है ना, ये क्यूमीन है आपका, और इसमें आप O2 पर हीट कर रहे हो और H3 प्लस डाल रहे हो। जब आप ये करते हो ना, तो आप फिनॉल बना रहे हो। तो फिनॉल के साथ साथ आप एक और बाई प्रोडक्ट बना रहे, तो जिसे हम क्या कहते हैं? कमेंट सेक्शन में जो बताइएगा इसका PSC नेम। जिसे हम कहते हैं, हम क्या कहते हैं बच्चों? इस कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। इसे हम एसीटोन कहते हैं, इसे हम एसीटोन कहते हैं, फिनॉल प्लस एसीटोन। इसका IUPAC नेम आप बताइएगा बच्चों, ठीक है। और इसका आप रिएक्शन मैकेनिज्म देख सकते हो। ये है आपका क्यूमीन, क्यूमीन पे ये ऑक्सीजन लगा रखा है। सो ये क्या होगा ना, मतलब ये देखिए, ये ऐसा ना, ये ऐसे जाके जुड़ेगा, ये आपका इस तरीके से, ये ऐसे और ये ऐसे और ये ऐसे। इसका हाइड्रोजन ऐसे निकल जाएगा, और हाइड्रोजन O2 जो डबल बॉन्ड है, ये एक इधर पे आ जाएगा, एक इधर पे आ जाएगा। और तो देखिए देखिए, ध्यान से देखिए बच्चों, ध्यान से देखिए। ये इस तरीके से आपका क्यूमीन है, ये O2 है, और ये H3 प्लस है। हीट कर रखा आपने, तो सबसे पहले आपने जब हीट कर रखा है, तो एक बॉन्ड इसका टूट जाएगा और ये इस तरीके से बन जाएगा, और इधर में एक हाइड्रोजन होगा, और हाइड्रोजन से एक निकल जाएगा, और ये इस तरीके से बनेगा। और ये जब इस तरीके से आपका ये बन चुका है, और फिर आप इस पे क्या करोगे बच्चों? फिर आप इस पे करोगे H प्लस का अटैक, फिर आप इस पे करोगे H प्लस का अटैक, फिर इस पे आप H प्लस का अटैक करोगे, और यहाँ पे H प्लस आ जाएगा, और ये H2 चला जाएगा, और ये जब H2 चला जाएगा ना बच्चों, तो ये इस तरीके से हो जाएगा, और यहाँ पे O प्लस होगा। जब ये यहाँ पे O प्लस होगा बच्चों, तो आगे देखिए, जब यहाँ पे O प्लस होगा बच्चों, क्या O प्लस होगा? क्या यहाँ पे O प्लस होगा बच्चों? ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, ये क्या होगा? ये चीज यहाँ पे चली जाएगी, और ये चीज
पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे चल जाए। आगे देखते हैं। तो ये इस तरीके से बन चुका होगा, पॉजिटिव चार्ज है। और H2O जो बाहर में गया था वो यहाँ से आएगा लोन पे से अटैक कर देगा। जब अटैक कर देगा बच्चों, जब अटैक कर देगा तो ये क्या होगा, इस पे आ जाएगा और नेगेटिव चार्ज बन जाएगी। जब नेगेटिव चार्ज बन जाएगी तो ये इस तरीके से बनेगी वो नेगेटिव, एंड ये आपका OH2+ ऐसे बन जाएगा। ठीक है बच्चों, क्या इस तरीके से बन जाएगा। और ये क्या करेगा, यहाँ से एक H ले लेगा, यहाँ पे एक फिनॉल बन जाएगा प्लस OH, इस तरीके से होगा। लेकिन क्या है ना, यहाँ पे अभी भी पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे क्या है, अभी भी पॉजिटिव चार्ज। क्या है बच्चों, यहाँ पे अभी भी पॉजिटिव चार्ज है। अब जब यहाँ पे अभी भी पॉजिटिव चार्ज है ना, तो यहाँ पे ये इस तरीके से अटैक कर देगा, यानी ये आपका इस तरीके से बन चुका। सो ये आपका एसीटोन बन जाएगा, ये आपका एसीटोन बन जाएगा प्लस फिनॉल बन जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, फिनॉल। इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन रिएक्शन मैकेनिज्म आ जाता है एडवांस में, कभी कभी आ जाता है। सो इसे आप ध्यान से देखिएगा। मतलब इसको इस स्टेप को मैं ढंग से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या होगा एक्चुअली। यहाँ ये इस तरीके से था आपका, ये इस तरीके से था, ध्यान से देखिए। ये ऑक्सीजन है, ये इस तरीके से था। क्या हो रहा है कि आपकी H2O है, और क्या हो रहा है कि आपका H2O है यहाँ पे अटैक कर रहे हैं। ध्यान से देखिए, आपका H2O यहाँ पे अटैक कर रहे हैं। तो क्या मैं इसको ये स्ट्रक्चर बना सकता हूँ, बना सकता हूँ बच्चों। हाँ से बना सकते हो। अब क्या है, अब क्या है ना कि इसका लोन पेयर है, ये इसका लोन पेयर ले लेगा, ये लोन पेयर लेना, इसका ये हाइड्रोजन ले लेगा, लोन पेयर नहीं लेगा, H+ ले लेगा, और ये बना देगा इस तरीके से OH+, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे इस तरीके से, और यहाँ पे H। ठीक है। अब क्या करेगा, क्योंकि ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये इसका जो बॉन्ड है ये इस तरफ खींच लेगा। और जब ये खींच लेगा ना, जब ये खींच लेगा तो ये फिनॉल अपना बन चुका है, ये अपना फिनॉल बन चुका है। प्लस प्लस क्या है, प्लस ये आपका इस तरीके से OH बन चुका है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पे एक और लोन पे, और ये आपको यहाँ पे लोन पे। सो ये आपका इस तरीके से बन चुका होगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। और जब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज को क्या करे, एक H+ था, एक H+ था, एक H+ था, ये निकल जाएगा। और जब निकल जाएगा तो ये बन जाएगा Ac2+ फिनॉल। सो क्यूमिन हाइड्रोपेरोक्साइड रिएक्शन में आपका एसीटोन प्लस फिनॉल बन रहा है। आपका क्या बन रहा है, तो एसीटोन प्लस फिनॉल बन रहा है। आगे देखते हैं, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल। सो फिनॉल इज ए कलरलेस, फिनॉल क्या है, फिनॉल इज अ कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड। फिनॉल क्या है, कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड, जिसकी मेल्टिंग पॉइंट क्या है 43 डिग्री सेल्सियस, और जिसकी बॉइलिंग पॉइंट है 182 डिग्री सेल्सियस, विच टर्न्स पिंक ऑन एक्सपोजर टू एयर। जब हम हवा में रखते हैं तो वो पिंक हो जाता है। एंड और क्या, लाइट, एंड लाइट। सो जब आप फिनॉल को क्या करते हो, जब आप फिनॉल का स्ट्रक्चर बनाना चाहिए बच्चों, ढंग से बनाना चाहिए। जब आप एयर एंड लाइट में रखते हो, जब आप बाहर रख देते हो ना, तो ये पिंक कलर का हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों, तो ये पिंक कलर का हो जाता है। एंड फिनॉल इज यूज्ड एज एंटीसेप्टिक, फिनॉल इज यूज्ड एज एंटीसेप्टिक, डिसइंफेक्टेंट एंड द प्रिपरेशन ऑफ डाइज, ड्रग्स एंड बैक्टीरिया। ये पीओसी में आ सकता है, ये इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में आ सकता है, ध्यान से इस चीज को याद कर लीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखिए केमिकल रिएक्शन ऑफ फिनॉल, देखिए क्या, देखिए बच्चों, तो केमिकल रिएक्शन ऑफ फिनॉल देखिए क्या, देखिए तो ढंग से देखिए कि केमिकल रिएक्शन ऑफ फिनॉल, देखिए केमिकल रिएक्शन ऑफ फिनॉल देखिए। सो एक है ब्रोमीन वाटर, अगर आपने डाल दिया, फिनॉल जो जनरली है वो इलेक्ट्रॉनिक सब्स्टिट्यूशन देता है विद इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स, इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स के साथ ये एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देता है। सो अगर आपने इसको फिनॉल ले लिया, अगर आपने फिनॉल ले लिया,
और आपने इस चीज़ को फिनॉल ले लिया है, फिनॉल पर अगर आपने ब्रोमीन वाटर डाल दिया, क्या डाल दिया बच्चों? तो ब्रोमीन वाटर डाल दिया। ब्रोमीन वाटर अगर आपने डाल दिया, सो चूंकि यह चार्ज रिंग है, चूंकि यह चार्ज रिंग है, क्या है बच्चों? तो यहाँ पे चार्ज रिंग है। ये क्या कर रहा है ना, इसके इलेक्ट्रॉन जो है ना रिच कर रहा है, इसको ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच कर रहा है। तो एक ब्रोमीन लगेगा, अभी भी हार नहीं मानेगा, एक और ब्रोमीन लग जाएगा, अभी भी हार नहीं मानेगा, एक और ब्रोमीन लग जाएगा। अगर अगर इस पे OH नहीं रहता, सिर्फ बेंजीन रहता ना, सिर्फ बेंजीन रहता, सिर्फ बेंजीन रहता, तो सिर्फ एक ब्रोमीन लगता। आगे देखिए बच्चों, फिनॉल है। और अगर आप वाटर के साथ, अगर आप वाटर के साथ हो ना, तो वाटर क्या करता है ना, इसको और मतलब H+ को भी लूज कर देता है ये इस तरीके से बन जाता है। और फिर तो इसकी चांदी ही चांदी है। यहाँ पे भी नेगेटिव, यहाँ पे भी नेगेटिव, यहाँ पे भी नेगेटिव। आपने ब्रोमीन डाल दिया है, ब्रोमीन डाल दिया है, ये यहाँ पे पॉजिटिव बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा, पॉजिटिव भी अटैक कर देगा, ये पॉजिटिव यहाँ पे आ जाएगा। सो SN एरोमेटिक SNAR एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, इसका हम बताएंगे, इसका हम या तो इसी चैप्टर में देखेंगे या फिर अगले चैप्टर में जब हम लोग इसका रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ रहे होंगे। रिएक्शन मैकेनिज्म की हम लोग एक नई वीडियो लेके आएंगे, एक नई वीडियो भी लेके आएंगे, जिसमें हम लोग सारे रिएक्शन के साथ SN1, SN2, SN3, SN3 नहीं होता, SNAR, SNNGP, हम लोग सब कुछ डिस्कशन करेंगे, हम लोग सब कुछ डिस्कशन करेंगे, इसे क्वेश्चंस भी करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, ध्यान से देखिए। अगर OH में अगर आप ब्रोमीन एंड CS2, अगर आप इसकी जो सॉल्वेंट ले रहे हो, CS2 ले रहे हो, इसमें क्या था? सॉल्वेंट तो वाटर था, इसमें सॉल्वेंट था वाटर, इसमें था पोलर सॉल्वेंट। इसमें सबसे बड़ी बात, ये पोलर सॉल्वेंट है, ये नॉन पोलर सॉल्वेंट है। ये नॉन पोलर सॉल्वेंट इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, इसका लीनियर स्ट्रक्चर होता है। सो अगर और वो भी 273 केल्विन पे, 273 केल्विन मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पे, 0 डिग्री सेल्सियस पे ब्रोमीन और CS2 को ले लो, तो अगर ऑर्थो पोजीशन पे जो ब्रोमीन बनेगा वो माइनर बनेगा, जो पैरा पोजीशन पे जो ब्रोमीन बनेगा वो मेजर प्रोडक्ट बनेगा। आगे देखते हैं बच्चों, आगे देखते हैं। इसमें क्या है ना, इसमें क्या है, जब आप HNO3 डाल रहे हो, ध्यान से देखिए बच्चों, एक आपको जनरल क्वेश्चन, जैसे ही आप इस कंपाउंड को देखते हो और आपको HNO3 आपको दिख जाता है, तो आपको क्या लगता है मेजर कंपाउंड क्या होगा? यहाँ पे लिखा हुआ आंसर तो लिखा हुआ है क्यों होगा, ये आप सोचिए, ये क्यों होगा? ये इसलिए होगा क्योंकि अगर आपको दिख रहा हो तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। ध्यान से देखिए बच्चों, इस चीज को मैं मिटा देता हूँ, बहुत ढंग से हम इस चीज को पढ़ाएंगे। यहाँ पे क्या होगा ना, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और चूंकि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, तो यहाँ पे ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है, यहाँ पे ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है, तो इसलिए ये ज्यादा स्टेबल है, ये ज्यादा स्टेबल है, तो ये ज्यादा बनेगा, ये मेजर, और ये चीज माइनर। पैरा पे इसीलिए पैरा माइनर तभी होता है, पैरा माइनर तभी होता है जब या तो यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूएंट है, या तो ये पॉजिटिव चार्ज जनरेट कर रहा हो रिंग पर, या फिर यह सब्स्टिट्यूएंट हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा हो। और भी इसके कुछ रीजंस होते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। इसके मतलब इस चीज के रिएक्शन की रीजन नहीं, पैरा पे पैरा पे पैरा पे ना बनकर ऑर्थो पे बनने के क्या रीजन है, वो उस चीज को हम लोग आगे पढ़ेंगे इस वीडियो में या फिर आने वाले वीडियोस में। एंड अगर HNO3 एंड H2SO4 डाल रहे हो, तो इट इज अ मेजर ऑक्सीडेटिव क्लीवेज ऑफ रिंग। और ऑक्सीडेटिव क्लीवेज ऑफ रिंग क्या है? ये चीज, ये ऑक्सीडेशन हो जाती है इसकी। देखिए बच्चों, ध्यान से देखिए, क्या देखिए बच्चों, तो ध्यान से देखिए, कैसे देखिए सर, ध्यान से देखिए, कैसे देखिए सर, तो ध्यान से देखिए। वो है, आपने डाल दिया HNO3 एंड H2SO4, दोनों के दोनों, एक तो +5 में, एक +6 में, एक क्या है +5 में है और एक +6 में है। ये भयंकर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये भयंकर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बहुत जबरदस्त ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऐसे खतरनाक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, एक बार थप्पड़ मारेंगे फिनॉल को नीचे गिरेगा। अब चूंकि ये दोनों ही आपने डाल रखा है, दोनों ही डाल रखा है, सोचिए फिनॉल की क्या हालत खराब होगी। और क्या होगा ना, ये क्या होगा सर, क्या होगा, इसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी सर। और ऑक्सीडेशन जिसकी जो रिएक्शन मैकेनिज्म है, ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है, जी एडवांस के लिए भी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं इसको जरूर डिस्कशन करूंगा आने वाले वीडियोस में। ये बन जाएगा ऐसा कंपाउंड, ऑक्सीडेटिव, भयंकर ऑक्सीडेशन होगा इसका, भयंकर ऑक्सीडेशन। और ये ऑक्सीडाइज
प्रोडक्ट है, ये ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट है। कौन सा प्रोडक्ट है सर? तो ये ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट है, इसे हम ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट। आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं। क्या बढ़ते हैं तो सर आगे बढ़ते हैं। मेजर ऑक्सीडेटिव क्लीवेज ऑफ रिंग। सो मेजर इज द ऑक्सीडेटिव क्लीवेज ऑफ रिंग। एंड जो पिक्रिक एसिड बनेगा, पिक्रिक एसिड बनेगा बच्चों, पिक्रिक एसिड, इस चीज को हम पिक्रिक एसिड कहते हैं। शायद ऐसा ही स्ट्रक्चर होता है, बताइएगा क्या मैं गलत हूँ यार, सही हूँ। सो ये पिक्रिक एसिड बन जाएगा। एक तो आपका बनेगा, एक क्या बनेगा बच्चों, एक तो आपका बन जाएगा ऑक्सीडेटिव क्लीवेज और दूसरी बन जाएगी आपकी पिक्रिक एसिड। क्या बन जाएगी बच्चों? तो पिक्रिक एसिड बन जाएगी। क्या बन जाएगी सर? पिक्रिक एसिड बन जाएगी। सही में क्या पिक्रिक एसिड बन जाएगी सर? हाँ सही में पिक्रिक एसिड बन जाएगी। कैसे कैसे होती है स्ट्रक्चर सर इसकी? आप कमेंट सेक्शन में बताना, आप कमेंट सेक्शन में बताना कि स्ट्रक्चर कैसी होती है। सो इसकी जो स्ट्रक्चर होती है ना बच्चों, और ये क्या होता है, क्यों होता है और किस लिए होता है। सो पिक्रिक एसिड क्या है ना, इसे हम 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल कहते हैं, और एक येलो क्रिस्टलाइन ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जो कि अपने बिटर टेस्ट, अपने कड़वे टेस्ट के लिए जाना जाता है, और ये स्ट्रांगली एसिडिक होता है, और ये फेमस है या फिर इनफेमस है एक्सप्लोजिव बनाने के लिए, और ये डेंजरसली सेंसिटिव है, डेंजरसली सेंसिटिव है व्हेन ड्राई एंड फॉर्मिंग शॉक सेंसिटिव मेटल सॉल्ट्स। हिस्टोरिकली हमने इस चीज को डाई बनाने में यूज करा है, एंटीसेप्टिक बनाने में यूज करा है, ब्लड टेस्ट को करने में यूज करा है, और अभी तो शायद इन सब चीजों का इस तरीके से यूज नहीं होता है। तो देखिए बच्चों, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, OH NO2 NO2 NO, जो मैंने पहले बनाया था वही स्ट्रक्चर से। सो बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। रीमर टीमन फॉर्माइलेशन रिएक्शन, रीमर टीमन फॉर्माइलेशन रिएक्शन कौन सा रिएक्शन बच्चों? तो रीमर टीमन फॉर्माइलेशन रिएक्शन। सो इसमें फॉर्माइलेशन हो रहा है, इसमें क्या होता है, हो रहा है तो फॉर्माइलेशन हो रहा है। सो इसमें रिएजेंट्स क्या है? CHCl3 है सर। इसमें रिएजेंट्स में आप NaOH ले लो सर, आप इसमें हीट भी देना सर, और इसमें आप H+ भी, एसिडिक मीडियम देना सर। एसिडिक मीडियम में ही करूंगा रिएक्शन, किसी में नहीं कर पाऊंगा। आगे देखते हैं। एक मिनट। सो बच्चों सो देखिए, ध्यान से देखिएगा इसका मैकेनिज्म क्या है। सबसे पहले क्या होगा? CHCl3, आपके पास CHCl3, आप इसका स्ट्रक्चर बनाओ। सबसे पहले आप देखो स्ट्रक्चर बना के क्या बनता है। तो देखिए स्ट्रक्चर ऐसा होता है सर, हमें पता है सर स्ट्रक्चर ये होगा। ठीक है बच्चों, बहुत अच्छा। क्या इसमें NaOH है? हाँ सर है। तो क्या इसमें बेस है? हाँ सर है। H को घेर लेगा, H को घेर लिया, अब पीटेगा ये, क्या ये बन जाएगा, और ये क्या है यहाँ पे नेगेटिव। सो क्या क्लोरीन पे ये चार्ज, क्लोरीन जो है निकल जाएगा और ये इस तरीके से बन जाएगा, क्लोरीन क्लोरीन, और यहाँ पे खाली बन जाएगा और ये इस तरीके बन जाएगा। हाँ सर ऐसा बन जाएगा। आइए बच्चों आगे देखते हैं। तो ये CCl2 इस तरीके से बन चुका है। अब क्या होगा बच्चों? अब तो बड़ा खतरनाक चीज हो जाएगा। इसका जो होगा ना पाई बॉन्ड होगा, इस पर अटैक कर देगा, इसका जो पाई बॉन्ड होगा इस पर अटैक कर देगा, और अटैक करके इसको इस तरीके से ले लेगा, इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और इस पर जो नेगेटिव चार्ज है ये नेगेटिव चार्ज हाइड्रोजन को ले लेगा, इस तरीके से बन जाएगा। क्या नेगेटिव चार्ज हाइड्रोजन को ले लेगा, इस तरीके से बन जाएगा। हाँ ले लेगा, लेकिन इसका भी पाई बॉन्ड यहाँ पे अटैक कर देगा, और इसका भी पाई बॉन्ड यहाँ पे अटैक करेगा, तो यहाँ पे भी ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे क्या ये, एक सेकंड ध्यान से देखते इसको, ध्यान से देखिए बच्चों, क्या देखिए बच्चों, तो ध्यान से देखिए। क्या ये फिनॉल है आपका बच्चों? हाँ फिनॉल। क्या ये फिनॉल है बच्चों? तो हाँ सर ये आपका फिनॉल। क्या ये मैं CCl2 के साथ रिएक्ट कर रहा हूँ? हाँ सर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे एक पाई बॉन्ड होगा, हाँ सर होगा। तो ये पाई बॉन्ड यहाँ पे रिएक्ट करेगा, हाँ सर रिएक्ट करेगा। तो ये क्या मैं इस तरीके से इस तरीके से बना सकता हूँ? हाँ सर बना सकता हूँ। क्या यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा? हाँ सर आ जाएगा। क्या ये CCl2 बन जाएगा? हाँ सर बन जाएगा। क्या ये नेगेटिव चार्ज है? हाँ सर आ जाएगा। क्या यहाँ पे हाइड्रोजन पे आ जाएगा? हाँ सर आ जाएगा। क्या ये लोन पेयर इस यहाँ पे आ जाएगा? हाँ सर आ जाएगा। आगे देखिए बच्चों, तो क्या लोन पेयर आ जाएगा, तो क्या हाइड्रोजन उड़ जाएगा? हाँ सर उड़ जाएगा। जब हाइड्रोजन उड़ जाएगा सर, जब हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा, तो क्या ये OH बन जाएगा? क्या ये O बन जाएगा? क्या ये CCl2 बन जाएगा? क्या ये हाइड्रोजन H बन जाएगा? हाँ सर बन जाएगा।
ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। क्या करते हैं सर? तो आगे बढ़ते हैं। कैसे बढ़ते हैं सर? तो आगे बढ़ते हैं। सो एक मिनट बच्चों, ये इंपॉर्टेंट गलतियां हैं, ये सब नहीं करनी है आपको। देखिए, क्या ये स्टेबल है? नहीं, स्टेबल तो नहीं। और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये क्या नेगेटिव चार्ज हाइड्रोजन को ले लेगा? हाँ सर ले लेगा। तो ये हाइड्रोजन को ले लेगा, तो क्या ये पाई बॉन्ड के चार्ज यहाँ पे अटैक कर, यहाँ से अटैक कर, तो क्या ये लोन पे, ये क्या ये डबल बॉन्ड यहाँ पे यहाँ से अटैक, तो क्या ये जो स्ट्रक्चर है, क्या ये इस तरीके से बन जाएगा? क्या ये इस तरीके से CH Cl2 O माइनस बन जाएगा? ओ माइनस बन जाएगा। और सर क्या हमने एसिडिक मीडियम लिया है? हाँ सर एसिडिक मीडियम भी लिया है। क्या हमने एसिडिक मीडियम लिया है सर? हाँ सर एसिडिक मीडियम भी लिया है। क्या हमने मतलब बेस लेने के बाद, NaOH लेने के बाद हम उसमें एसिड भी डाल देते हैं। हम लोग क्या करते हैं? एसिड भी डाल देते हैं। और एसिड डालने के बाद सर, एसिड डालने के बाद सर ये OH एंड ये CHOH2 हो जाता है। और जब आप इसे हीट करते हो ना, तो ये OH और CHO बन जाता है। ये हो गया आपका रिएक्शन। सो क्या बच्चों हमने इसका रीमर टीमन फॉर्माइलेशन रिएक्शन कर दिया? क्या हमने फॉर्माइल ग्रुप इस पर डाल दिया? हाँ सर डाल दिया हमने, बड़े मजे से डाला है फॉर्माइल। फॉर्माइल ग्रुप फॉर्माइलेशन हो गया सर। आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया? चलिए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। रीमर टीमन कार्बोक्साइलेशन रिएक्शन। सो कार्बोक्साइलेशन, जैसे वहां पे CHCl3 था, अब यहाँ पे CCl4 ले लूंगा मैं, और जब मैं CCl4 ले लूंगा तो ये COOH बना देगा। क्या ये सर COH बना देगा? सर COH बना देगा। चलिए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए रिएक्शन मैकेनिज्म वही रहेगा, और इसमें जो माइनर प्रोडक्ट होगा ना वो पैरा वाला होगा। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा हो तो ऑर्थो ही मेजर होता है। क्या क्या मेजर होता है बच्चों? तो ऑर्थो मेजर होता है। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है तो ऑर्थो ही मेजर होगा। क्या होगा बच्चों? तो ऑर्थो ही मेजर होगा। क्या होगा मेजर बच्चों? तो ऑर्थो ही मेजर होगा। सो इसका भी एक बार रिएक्शन देख लेते हैं। इसका बहुत ढंग से करेंगे। चलिए आइए बच्चों, ढंग से करते हैं, ढंग से करते हैं बच्चों, ढंग से करते हैं, ढंग से। क्या मेरे पास एक फिनॉल है? क्या मेरे पास एक फिनॉल है बच्चों? क्या मेरे पास एक फिनॉल है बच्चों? हाँ सर आपके पास फिनॉल है, आप फिनॉल के राजा हो सर। ठीक है। क्या मैंने CCl4 ले लिया बच्चों? क्या मैंने NaOH ले लिया बच्चों? क्या मैंने हीट ले लिया बच्चों? और सेकंड स्टेप में क्या मैं इसकी एसिडिक की बौछार करता हूँ? क्या रिएजेंट्स यही है बच्चों? हाँ सर यही है बच्चों। हाँ सर यही है सर। अब मैं उसी तरह CCl4 का मैं स्ट्रक्चर, हालांकि ये स्ट्रक्चर नहीं होता, इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा टेट्राहेड्रल होता है। इसे हम टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर कहते हैं बच्चों। इसे हम क्या कहते हैं सर? तो हम इसे टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर कहते हैं। और चूंकि आपका बेसिक में, इनिशियली बेसिक में, फर्स्ट स्टेप आपका बेसिक है। फर्स्ट स्टेप क्या है बच्चों? तो आपका बेसिक है। क्यों है? क्योंकि आपका NaOH है। और चूंकि आपका NaOH है तो आप क्या करोगे सर? आप क्या करोगे? आप उसी तरह की पैत्रों को आजमाते हुए, क्या करते हुए? पैत्रों को आजमाते हुए एक क्लोरीन को घेर लोगे। एक क्लोरीन को घेर लोगे। क्या करोगे सर आप इसमें? तो एक क्लोरीन को घेर लोगे, और क्या आप इसको OH एंड Cl आप बना दोगे? हाँ सर बना तो देंगे। हाँ सर बना तो देंगे। एंड यहाँ पे क्या आपका लोन पेयर है? हाँ है। और मैं क्या इस चीज को ऐसे अटैक करके क्या मैं क्लोरीन, एक और क्लोरीन निकाल लूं? हाँ सर आप निकाल लो। ठीक है बच्चों। तो क्या ये इस तरीके का OH प्लस बन गया? क्या ये क्लोरीन एंड क्लोरीन बन चुका है? हाँ सर तो बन चुका है। लेकिन सर ये चीज स्टेबल नहीं है, ये है अनस्टेबल। सो आई एम वेरी unstoppable. If I am unstable, then I am unstoppable. अगर मैं अनस्टेबल हूं तो मैं रुक नहीं सकता। मेरी अंदर रिएक्शन करने की टेंडेंसी है। मेरे अंदर क्या है बच्चों? तो रिएक्शन करने की टेंडेंसी है। और मैं अपनी रिएक्शन तो करके ही रहूंगा सर, चाहे आप कुछ भी कर लो, मैं रिएक्शन करके रहूंगा। ये जो मेरे सामने एक कंपाउंड कह रहा है, ये जो कंपाउंड कह रहा है, देखो देखो इस कंपाउंड को, ऊपर वाले कंपाउंड को देखो, यह जो कंपाउंड कह रहा है मैं रिएक्शन करके ही रहूंगा। चलिए बच्चों
सो अगर मैं रिएक्शन करके ही रहूंगा तो क्या मैं फिनॉल लेकर आया हूं बस्ते में? हाँ, लेकर आया हूं बस्ते में। और क्या मेरे पास एक बस्ते में OH के साथ ये डबल बॉन्ड है? हाँ है। सो क्या मैं इसको एक बार इस स्ट्रक्चर में इसको घेर सकता हूँ? और क्या मैं पाई बॉन्ड लेकर के यहाँ पे कर सकता हूँ और ये OH यहाँ पे चला जाएगा? हाँ सर, आप एकदम सही कह रहे हो। सही चीज। आगे बढ़ते हैं। तो क्या ये इस तरीके का OH और यहाँ पे पॉजिटिव बन जाएगा? एंड क्या ये खुल जाएगा और ये OH एंड CCl यानी कि यहाँ पे H आ जाएगा? हाँ सर, आप एकदम ही सही कह रहे हो। और क्या मैं बेसिक मीडियम में हूं बच्चों? हाँ सर, आप बेसिक मीडियम में भी हो और आप हीट के साथ भी हो, आप हीट भी कर रहे हो, साथ में आप एनर्जी भी दे रहे हो। अगर आप एनर्जी दे रहे हो तो क्या मैं इसको घेर लूं? क्या मैं इसको यहाँ पे कर दूं? और क्या क्या ये पॉजिटिव चार्ज आ चुकी है? या फिर अगर आप इसको और थोड़ा समझना चाहो तो, अगर आप और थोड़ा समझना चाहो तो इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबल करने के लिए ये लोन पेयर यहाँ पे चला जाएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड बना चुका होगा। और चूंकि यह डबल बॉन्ड बना चुका होगा तो ये हाइड्रोजन प्लस निकल चुका होगा और ये OH के साथ रिएक्ट करेगा, वो अलग बात है। सो ये अलग बात है। लेकिन अगर मैं इस चीज को ढंग से और आगे की तरफ देखूं तो मैं ओवरऑल तो हाइड्रोजन को ही निकाल रहा हूँ। OH- की मदद से मैं हाइड्रोजन को घेर लिया, निकाल लिया और यहाँ पे आ गया और ये पॉजिटिव चार्ज सेटिस्फाई हो गया। या फिर अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड हुआ तो आप इस चीज को यहाँ पे लिख सकते हो, कुछ भी कह सकते हो। तो चलिए मैं इसको ढंग से लिख देता हूँ। मैं इस चीज को स्ट्रक्चर इस तरीके से बना चुका हूँ। क्या मैं स्ट्रक्चर इस तरीके से बना चुका हूँ? ठीक है। OH प्लस OH- के साथ है ना? एक बार और थोड़ा एक स्टेप और पीछे चले जाते हैं। क्या ये है? यहाँ पे अभी भी OH- तो क्या मैं कह रहा हूँ OH- को मैं घेर लूंगा, मैं इसको मार के खत्म कर दूंगा, मैं निकाल दूंगा और इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे दूंगा, इसको मैं यहाँ पर दे दूंगा और H तो लगा ही है। सो मैं इसको, क्या मैं कह रहा हूँ, क्या मैं यहाँ पे इसको OH दे दूंगा और क्या मैं COCl कर दूंगा? तो यहां तक तो ठीक है, आप स्टेबिलिटी में हो। लेकिन अगर आपने H+ डाल दिया, कुछ कभी कभी क्या होता है ना बच्चों, कंपटीशन कंपटीशन है ना, कभी कभी आपको H+ ही नहीं देगा, H+ नहीं देगा और फाइनल जो आपको जब प्रोडक्ट होगा आपको ये मार्क करना होगा आप H+ देख के आए हो। आप तो ट्रिक देख करके आए हो, हाँ सर मैं ट्रिक देख करके आया और ट्रिक है, आप H+ तो दिया नहीं है तो इसका मतलब क्लोरीन का ऑक्सीडेशन है। तो इस कंपाउंड का क्या होगा, हाइड्रोक्सिलेशन है, और जब हाइड्रोक्सिलेशन नहीं होगा तो उसमें OH नहीं जुड़ेगा और OH नहीं जुड़ेगा तो उसमें COH नहीं जुड़ेगा। सो देखिए यहाँ पे OH जुड़ चुका है, यहाँ पे ये OH तो है, यहाँ पे एक और OH। और क्या एक कार्बन पे 3 OH स्टेबल है? नहीं है स्टेबल से, तो आप इसमें से H2O निकाल दोगे और इसका ऑक्सीडेशन हो गया। क्या आपने इसका एक, तो ये आपका क्या बन गया? तो ये तो आपका, ये क्या बन गया आपका, ऑर्थो पोजीशन पे बन गया। ये तो आपका ऑर्थो पोजीशन पे बन गया और इसी तरह आपका पैरा पोजीशन पे भी बन जाएगा। आपका क्या हो जाएगा, पैरा पोजीशन पे, लेकिन ये माइनर प्रोडक्ट होगा, पैरा वाला माइनर होगा, ऑर्थो वाला मेजर होगा। तो क्या बच्चों हमने इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म देख लिया? हाँ बच्चों देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। कोल्बे कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, बोलबे, बोलबे नहीं कोल्बे, कोल्बे 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 कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, कौन सा रिएक्शन बच्चों? तो कोल्बे कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन बच्चों। कौन सा रिएक्शन बच्चों? तो कोल्बे कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। देखिए ध्यान से देखिए, अब मैंने यहाँ पे फिनॉल ले लिया, मैं जा रहा था फिनॉल को लेकर के, फिनॉल प्यारा सा फिनॉल, मेरा दुलारा सा फिनॉल, और फिनॉल को लेकर के मैं जा रहा हूं और OH- और CO2 के साथ जा रहा हूं और OH- ने इसका एक H घेर लिया और इसको और ज्यादा चार्ज कर दिया। और इसको चार्ज करने के बाद मैंने यहां से उठाया और यहाँ पे एक CO2 को डे मारा CO2 का, जो इस तरीके का स्ट्रक्चर था। ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, यहाँ पे ये क्या हुआ, ये यहाँ पे चला गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, एक ध्यान देखिए, ध्यान से देखिए बच्चों, CO2 था, ये क्या किया, यहाँ पे मारा और ये चीज यहाँ पे आ गई। तो इसका मतलब ये इस तरीके से बन चुका है।
और जब बन चुका है और जब HCl मिला एसिडिक मीडियम पे हो तो एक COH COH बन जाएगा। इट्स माइनर प्रोडक्ट, इट मेजर प्रोडक्ट। पैरा इज माइनर, ऑर्थो इज मेजर बिकॉज हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। यहाँ पे क्या है बच्चों? यहाँ पे है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। प्रिपरेशन ऑफ एस्पिरिन। एस्पिरिन क्या होता है ना? एंटीबायोटिक होता है। एस्पिरिन या फिर कह लो एसिटिल सैलिसिक एसिड। एस्पिरिन कह दो या फिर आप एसिटिल सैलिसिलिक एसिड कह दो। तो शक्तिमान था एक, शक्तिमान की, चलो शक्तिमान पे नहीं जाते हैं, आप सीधा इसी पे आते हैं। एस्पिरिन है आपके पास, सबसे पहले आपके पास सैलिसिलिक एसिड है, उसके आपने आपने क्या करा? इस कंपाउंड के साथ इस कंपाउंड के साथ धोखेबाजी करने का कांड रच दिया है, और इस चीज को लेकर के आप इसमें जोड़ दो और वो C3 बना दो। इसका अगर आपको रिएक्शन मैकेनिज्म चाहिए तो हम लोग बता दीजिएगा बच्चों कि आपको रिएक्शन मैकेनिज्म चाहिए, हम लोग अगले वीडियो में या फिर आने वाली वीडियोस में करके दे देंगे। सो आगे देखते हैं बच्चों, OH माइनस और CH2। सो इससे बैकलेट फॉर्मेशन हो जाता है, इससे पॉलीमर का रिएक्शन है। ये आप OH माइनस ले लोगे और यहाँ से आप रिएक्ट कर दोगे, सिंपल। हिट एंड फायर, एक तरीके से हिट करा, एक चेन रिएक्शन बन गया। CH2 एक्सेस में तो बैकलाइट बन जाएगा, पॉलीमर बन जाएगा। आगे देखते हैं बच्चों, कपलिंग रिएक्शन। सो dilute NaOH and C6H5 and 2HCl। सो डाइएजोबेंजीन के साथ जब आप फिनॉल का रिएक्शन करते हो तो आपके कपलिंग रिएक्शन कहते हैं इसे, और ये डाइस के लिए यूज होता है, डाइस के लिए यूज होता है। चलिए बच्चों हम आगे बढ़ते हैं, और क्या कर दिया हमने? इसका हाइड्रोजनेशन कर दिया, निकल 3H2। निकल, कह रहा हूं पाई बॉन्ड को तू निकल यहां से, निकल के द्वारा। किसके द्वारा? तो निकल के द्वारा। निकल H2 हीट दे दिया है मैंने, क्या कर दिया? हीट दे दिया और निकल H2 दे दिया, और ये सीधा साइक्लोहेक्सेनॉल बना देगा। क्या बना देगा? साइक्लोहेक्सेनॉल बना देगा। क्या बना देगा सर? साइक्लोहेक्सेनॉल बना देगा। और उसी तरह अगर मैं जिंक और हिट ले लिया तो ये फिनॉल से गायब करके बेंजीन बना देगा। क्या कर देगा? तो बेंजीन बना देगा। ढंग से इस चीज के स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इस चीज को आप याद कीजिएगा, ढंग से पढ़िएगा। देखिए बच्चों, विलियमसन ईथर सिंथेसिस। क्या देखिए बच्चों? तो विलियमसन ईथर सिंथेसिस देखिए बच्चों, यह OH है और ये NaOH है, और ये क्या O माइनस आ गया? हाँ ये O माइनस आ गया सर, और ये CH3I है सर, और यहाँ से मैं रिएक्ट कर दूंगा, I माइनस यहाँ से निकल जाएगा सर, I माइनस यहाँ से निकल जाएगा सर, यहाँ पे ईथर बन जाएगा सर, एंड OCH3 बन जाएगा। ये हो गया आपका विलियमसन ईथर सिंथेसिस। प्रोटेक्शन ऑफ OH एंड NH2 ग्रुप, इसे हम प्रोटेक्शन कहते हैं। आप कोई और कंपाउंड लगा दो और फिर सब रिएक्ट कर दो, और फिर रिएक्ट करने के बाद इसमें आप इसका हाइड्रोलिसिस मतलब क्या कर देना? H+ डाल देना, एसिडिक मीडियम में आप इसको डाल देना, एसिडिक मीडियम में डाल देना, ये दोबारा क्या करेगा? OH में, इसे कहते हैं प्रोटेक्शन। हम इसे CH3COCl भी यूज कर देते हैं, हम इसमें SO3H भी यूज कर लेते हैं, सल्फोनेशन भी करके हम इसका प्रोटेक्शन कर लेते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए आपके कुछ आ जाते हैं फ्राइज रीअरेंजमेंट, आपके कुछ आ जाते हैं HNO3 and H2SO4, किस तरह? फिनाइल एस्टर के साथ। फ्राइज रीअरेंजमेंट, ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल, टेस्ट ऑफ फिनॉल, लिबरमैन्स टेस्ट, काफी सारे टेस्ट हैं आपके यहाँ पर, आइए देखते हैं। सो फिनाइल एस्टर, कौन सा एस्टर? तो फिनाइल एस्टर। सो जो फिनाइल एस्टर है, फिनाइल एस्टर को CH3 है, तो क्या ये AlCl3 के साथ जब हीट करोगे तो फ्राइज रीअरेंजमेंट हो जाता है, यहां से ये चीज उठकर यहां पे आ जाती है, और ये चीज हो जाती है। अच्छा ये बताओ इसमें मेजर और माइनर कौन सा हो? बच्चों कमेंट सेक्शन में, बच्चों इसका आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि इसका मेजर और माइनर क्या हो। इसको आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि इसका मेजर एंड माइनर क्या होगा। इसको आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि इसका मेजर एंड माइनर क्या होगा।
सो आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, इसे तो हम फ्राइज रीअरेंजमेंट कहते हैं। क्या हो गया? तो फिनाइल ईस्टर हो गया। क्या हो गया सर? तो फिनाइल ईस्टर। ये फिनाइल था, मैंने इस पे ईस्टर ग्रुप डाला। इसे हम कहते हैं फिनाइल ईस्टर, फिनाइल ईस्टर। और अब मैं इसको AlCl3 के साथ, किसके साथ? तो AlCl3 के साथ, AlCl3 के साथ हीट करता हूं। और जब मैं हीट करता हूं ना बच्चों, तो ये OH एंड क्या, COCH3, और एक और कंपाउंड OH एंड COCH3 बना। इसमें आप जरूर बताइएगा क्या मेजर है और क्या माइनर। चलिए मैं आपको बता ही देता हूँ, ये बना रहा है हाइड्रोजन। सो ये आपका हो जाएगा मेजर, और ये हो जाएगा आपका माइनर। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। क्या करते हैं? तो आगे बढ़ते हैं। अगर आप इसी में HNO3 and H2SO4 डाल दो, तो क्या ये आपका नाइट्रेशन हो जाएगा? बहुत ही ज्यादा चार्ज करता है, तो भले ही यहाँ पे भी जा रहा है लेकिन चार्ज तो है, तो क्या नाइट्रोजन हो जाएगा? आ जाएगा। और नाइट्रोजन अगर हो जाएगा तो ये मेजर बनेगा, और ये माइनर है, और ये मेजर है। और RxCl3 होगा, तो यहाँ पे R जुड़ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा, ये हो जाएगा मेजर, और ये हो जाएगा माइनर। मेजर एंड माइनर, ध्यान से देखिएगा। मेजर, मेजर, मेजर। ठीक है, रीजन एक ही है। रीजन है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। रीजन क्या है बच्चों? तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसका रीजन है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। तो फ्राइज रीअरेंजमेंट। सो फ्राइज रीअरेंजमेंट तो आपने देख ही लिया कैसे करते हैं। ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल। अगर आपने Na2Cr2O7, बहुत ही खतरनाक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हम लोग एक वीडियो में पढ़ेंगे। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का भी एक आपके लेक्चर मिलेगा। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का आपको एक लेक्चर मिलेगा, जिसमें हम लोग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पढ़ेंगे। सो NO2Cr2O7 और H2SO4 कॉमा H2O, जब आप इस चीज को रिएक्ट करते हो तो आपका ये बन जाता है। काफी नोन कंपाउंड है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसका नेम आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कमेंट सेक्शन में आप इसका नेम बताइएगा। और मैं क्या करने वाला हूँ ना, मैं एक टेलीग्राम चैनल बनाऊंगा, और मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैं एक टेलीग्राम चैनल बनाऊंगा, और उस टेलीग्राम चैनल का लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और फिर उस चीज को मैं ओपन रखूंगा। और अगर जो भी आपके डाउट्स हो वो आप उस पर पोस्ट कर देना। मैं उन डाउट्स को देख लूंगा, और उन डाउट्स को लेकर के एक अलग सा वीडियो, या फिर अगर जो भी रेगुलर चैप्टर्स की वीडियो होगी उन चैप्टर्स में ही हम लोग डाउट भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टेस्ट ऑफ फिनॉल। किस चीज की टेस्ट? तो फिनॉल की टेस्ट। तो जो फिनॉल जो है वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है। एसिडिक प्रॉपर्टीज थोड़ा बहुत दिखाता है। बिहेव्स एज एसिड एंड आयोनाइज इन एक्वस सॉल्यूशन टू गिव H+ आयंस। सो ये फिनॉल से फिनॉक्साइड आयन बना देता है। क्या बना देता है? फिनॉक्साइड आयन। क्या बनाता है बच्चों? तो फिनॉक्साइड आयन बना देता है। एंड रिएक्शन विद फेरिक क्लोराइड, जब ये फेरिक क्लोराइड के साथ रिएक्शन करेगा तो वायलेट कॉम्प्लेक्स बना देगा FeCl3। क्या करेगा बच्चों? तो ये FeCl3 के साथ जब रिएक्ट करेगा तो ये क्या बनाएगा? कॉम्प्लेक्स बनाएगा, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाएगा, जो कि वायलेट कलर का होगा, जो कि वायलेट वायलेट कॉम्प्लेक्स होगा, जो वायलेट कलर का होगा। क्या होगा बच्चों? तो ये वायलेट कलर का होगा। क्या होगा? तो वायोलेट कलर का। और इसके जो कॉम्प्लेक्स होगा FOC6H5 6 3 ये वायलेट कलर का। क्या आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का वीडियो चाहिए?
बताइएगा कॉन्डिशन कंपाउंड या फिर इनऑर्गेनिक की सीरीज चाहिए तो बताइएगा, इनऑर्गेनिक की सीरीज लेकर आऊंगा मैं, और ढंग से हम लोग इनऑर्गेनिक पढ़ेंगे। लिबरमांस टेस्ट। तो लिबरमान एक बहुत ही महान ऑर्गेनिक साइंटिस्ट थे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इनका बहुत बड़ा रोल भी रहा है, एक इंपॉर्टेंस है इनका। सो ये कहते हैं व्हेन सोडियम नाइट्रेट NaNO2 इज एडेड टू फिनॉल एंड डिसॉल्व्ड इन concentric sulfuric acid, red or brown color is produced and changes to blue by addition of a strong alkali, and this test can be used to distinguish between phenols and alcohols। कि फिनॉल और अल्कोहल के बीच में डिस्टिंग्विश करने के लिए हम लोग लिबरमांस टेस्ट को यूज करते हैं। किस चीज को यूज करते हैं तो बच्चों लिबरमांस टेस्ट को यूज करते हैं। ये NaNO2 प्लस सोडियम नाइट्रेट प्लस H2SO4 gives you 2HNO2, ये कर दिया आपने, और ये 2HNO2 आपने लिखा दिया तो ये नाइट्रेशन हो गया, NO बन गया। और जब NO लग चुका है, सो ये इंडोफिनॉल दैट इज रेड एंड इंडोफिनोलेट दैट इज ब्लू कलर। एसिडिक मीडियम में ये रेड कलर देगा, रेड और ब्राउन कलर, और ये बेसिक मीडियम में इंडोफिनोलेट बना के ब्लू कलर दे। चलिए बच्चों, क्या बच्चों, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, समझिए, पढ़िए, जानिए, पहचानिए। नाइट्रोबेंजीन कंटेनिंग कंपाउंड्स, नाइट्रोबेंजीन एंड एनिलीन, ठीक है। So nitrogen containing compounds, nitrobenzene and aniline. Preparation of nitrobenzene. Preparation of nitrobenzene. Preparation of nitrobenzene किस तरीके से करोगे? तो आप नाइट्रेशन से कर लोगे, नाइट्रेशन, नाइट्रेशन नहीं, नाइट्रेशन से कर लोगे, तो नाइट्रेशन से आप लोग कर लोगे। और अब HNO3 को कंसेंट्रिक H2SO4 में डालोगे, तो फिनॉल होता, तब तो ये ऑक्सीडाइज कर जाता और ये बना देता, और ये मेजर प्रोडक्ट होता, जैसे पिक्रिक एसिड बना, लेकिन ये बनाएगा नाइट्रोबेंजीन, और उसी तरह ये 333 केल्विन पे 373 केल्विन पर ये बना देगा डाइनाइट्रोबेंजीन। इसे आप एनिलीन भी कहते हो, इसे आप एनिलीन भी कहते हो, इसे आप डाइनाइट्रोबेंजीन कहते हो। केमिकल रिएक्शंस ऑफ नाइट्रोबेंजीन। तो सबसे पहले तो निकल यहां से, नहीं तो पिटेगा यहां से NiH2 NiPdH2, ठीक है। सो अगर आपने इस तरीके से रिएक्ट कर दिया तो ये एनिलीन बना देगा, सॉरी, इस चीज को हम एनिलीन नहीं कहते, एनिलीन हमें इस चीज को नहीं, हम इसे नाइट्रोबेंजीन ही कहते हैं, इसे हम नाइट्रोबेंजीन ही कहते हैं, क्योंकि एनिलीन तो इसका नाम है, एनिलीन तो इसका नाम। सो H2 निकल और निकल प्लैटिनम जब आप रिएक्ट करते हो वीकली एसिडिक मीडियम में, तो एक कैटालिटिक रिडक्शन है और एनिलीन फॉर्म करते हैं, और SnHCl के साथ भी एनिलीन फॉर्म कर देते हैं, SnHCl के साथ भी एनिलीन फॉर्म कर देते हैं। आगे देखिए बच्चों, तो NaNO2 और Na2SO3 आप ले लो, Na2SO3 पर NOH प्लस 4H डालोगे तो एजोऑक्सीबेंजीन बना देगा। ये क्या बना देगा? एजोऑक्सीबेंजीन। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनता है, बेंजीन ले लिया, ये इस तरीके से आपने ये ले लिया, और तो यहां से आपने ऑक्सीजन को एक कोऑर्डिनेशन में ले लिया, यहां से आपने प्लस 3H2। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। जिंक NaOH के साथ CH3COH या LiLH4 ले लोगे तो ये चीज तो रिडक्शन करती है, ये चीज रिडक्शन भी करती है या फिर एजोबेंजीन भी बना देती है, तो ये एजोबेंजीन बना देगी। तो क्या करा इसने, इसने यह करा, इसने एजोबेंजीन बना दिया, इसमें ये लीनियर होगा, फिनॉल फिनॉल बेंजीन, समझ गए आप? ये इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं अब। जब आपने नाइट्रेशन, जब आपने क्या करा बच्चे, आपने तो आपने ऐसा करा, आपने क्या करा बच्चों, हम लोग क्या कर रहे हैं बच्चों, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन।
वीकली एसिडिक मीडियम में तो एनिलीन बन जा रहा है। इलेक्ट्रिक रिडक्शन स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम में कर रहे हैं तो NaOH बन जा रहा है। फिनाइल हाइड्रोक्सालामीन बन जा रहा है। फिनाइल हाइड्रोक्सालामीन बन साइलामीन रीअरेंजमेंट करके पैरा अमीनोफिनॉल बना लेते हैं। अगर इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आपको इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, वैसे मैं बता दूंगा, बताने में कुछ नहीं जा रहा, नॉलेज है बढ़ता ही है। एंड अगर HNO3 को आप इस चीज को नाइट्रोबेंजीन को क्या बच्चों, तो नाइट्रोबेंजीन को HNO3 373 केल्विन पर आप रिएक्ट करवाते हो NO2 ये मेटा डाई नाइट्रो बेंजीन बन जाता है। मेटा डाई नाइट्रो बेंजीन। एंड आपने जब NO2 ले लिया एंड Br2Fe ले लिया, तो चूंकि ऐसा तो हमें आदत है कि हम पैरा या ऑर्थो पे लगा देंगे, लेकिन यहाँ पे पैरा या ऑर्थो पे नहीं लगेगा। ये इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज जनरेट कर देता है और यहाँ पे सबसे ज्यादा मेटा पोजीशन ही स्टेबल होती है। और चूंकि ये स्टेबल और ये चूंकि ये इन सीटू करता है, ये इन सीटू Br+ बनाता है Fe की मदद से, सो ऐसा तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं हो पाता। ये सिर्फ और सिर्फ आयरन की मदद से ही पॉसिबल हो पा रहा है। दिस compound is made possible by iron. So we will give the advertisement. जैसे हम लोग बोलते हैं ना, this video is made possible by these or that advertiser or company. This compound is made possible by iron. चलिए अब आगे बढ़ते हैं। So ध्यान से देखिएगा बच्चों। क्या देखें सर? ध्यान से देखिए, कुछ मत देखिए, आप ध्यान से देखिए। सल्फोनेशन, तो यहाँ पे देखिए सल्फोनेशन भी मेटा पोजीशन में बना है जस्ट बिकॉज क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज जनरेट कर रहा है इस पर। और टेस्ट ऑफ नाइट्रोबेंजीन, हमें कैसे पता चलेगा सर कि अगर एक ग्लास वेसल में या एक कॉनिकल फ्लास्क में या एक कंटेनर में या एक छोटे से एक बर्तन में या फिर एक कोई भी कंटेनर ले लो, कोई भी ग्लास वेसल ले लो या फिर कोई वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क ले लो, उसमें जो कंपाउंड रखा है वो नाइट्रोबेंजीन ही है, तो हमें पता चलता है मिल्कन बेकर्स टेस्ट से। हम लोग क्या करते हैं, नाइट्रोबेंजीन लेते हैं, हम लोग जिंक लेते हैं, हम लोग NH4Cl लेते हैं और इसको हम लोग बना लेते हैं NH4OH और हम इसमें डाल देते हैं AgNO3 and NH4OH और ये बन जाता है ये कंपाउंड और प्लस H2 प्लस Ag। ये ब्लैक पीपीटी दे देता है, ये क्या करता है, ब्लैक पीपीटी दे देता है और ये हमारा टेस्ट कंफर्म हो जाता है कि इसमें नाइट्रोबेंजीन ही है। टेस्ट ऑफ बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड का क्या टेस्ट है, तो ये आपका है आपका फिनॉल, ये है आपका फिनॉल नहीं है, इसे हम क्या कहें, बेंजीन पे लगा दिया है फॉर्मेलिन, तो बेंजल्डिहाइड है। ये क्या है, बेंजल्डिहाइड। और बेंजल्डिहाइड पे हम लोग टॉलेंस रिएजेंट डालते हैं तो ये ऑक्सीडाइज होके बेंजोइक एसिड बना देता है, बेंजोइक एसिड बना देता है, लेकिन ये NH4+ भी है तो शॉर्ट है, तो बेंजोएट अमोनियम बेंजोएट बना दी, अमोनियम बेंजोएट बना दिया। और सिल्वर मेयर टेस्ट, सो देखिए जो वॉल्यूमेट्रिक, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, ये आपका वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है, कॉनिकल फ्लास्क है और इसमें था आपका ये कंपाउंड बेंजल्डिहाइड और इसमें आपने डाल दिया टॉलेंस रिएजेंट। सो यहाँ पे क्या ना, रिएक्ट करके यहाँ पे एक सिल्वर मिरर जैसा, सिल्वर की एक परत बना देगा, ये वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क के नीचे में सिल्वर की एक परत बना देगा। ठीक है बच्चों। प्रिपरेशन ऑफ एनिलीन, अब एनिलीन को कैसे बनाना है, तो रिडक्शन, आप नाइट्रोबेंजीन को रिडक्शन करके बना सकते हो। रिडक्शन के लिए SNHCl ले सकते हो, FeHCl ले सकते हो, NH3CO2 ले सकते हो। ठीक है बच्चों, प्रिपरेशन ऑफ एनिलीन भी कर लिया आपने। अब आगे बढ़ते हैं, हॉफमैन ब्रोमामाइड टेस्ट, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। कौन सा, तो हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। आगे बढ़ते हैं। सो ये एक रिएक्शन है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे टेस्ट ऑफ एनिलीन, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बेंजीन डायोजेनियम सॉल्ट एंड उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शंस ऑफ बेंजीन डायोजोनियम फ्लोराइड और उसके बाद हमारा फिनिश हो जाएगा।
क्या करें बच्चों, क्या वीडियो लंबी हो रही है? हाँ सर, वीडियो तो लंबी हो रही है। तो क्या क्या इस लेक्चर को हम लोग 2 पार्ट में कर लें? ठीक है। तो यहां तक हमारा पार्ट 1 रहा एरोमेटिक कंपाउंड्स का। एरोमेटिक कंपाउंड्स का पार्ट 1 रहा। पार्ट 2 भी लेके आऊंगा इसका। पार्ट 3 जरूरत तो नहीं पड़ेगी, सारे क्वेश्चंस कराएंगे पार्ट 3। तो चलिए बच्चों, इस वीडियो को यहीं पर स्टॉप करते हैं। इस वीडियो को यहीं पर स्टॉप करते हैं। क्या करते हैं बच्चों, तो इस वीडियो को एक अच्छे नोट के साथ यहीं पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू बच्चों, मिलते रहिएगा। और इस चैनल को याद रखिए, मेंटोरा JEE। डेली वीडियोस पोस्ट होते हैं, डेली केमिस्ट्री की, फिजिक्स की, मैथमेटिक्स की वीडियोस पोस्ट होते हैं। पढ़िए, जी जान लगाइए। वो मंजिल दूर नहीं जो आप पाना चाहते हो, बस मेहनत करने की गुंजाइश है। चलिए बच्चों, सो इजाजत चाहूंगा जाने की। अगला वीडियो पार्ट 2 जल्दी ही आएगा। चलिए, मिलेंगे जल्दी। बाय बाय, टाटा, थैंक यू।